हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये आगामी रेलवे एग्जाम की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण शॉर्ट क्लासेस हैं, जिससे आपको बहुत बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चनों को जरूर एक बार देख के एग्जाम में जाइए, जिससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है शॉर्ट क्लास का, ये है तापमान। क्या है? तापमान। तो सबसे पहले हम तापमान को थोड़ा 2 सेकंड समझ लेते हैं कि तापमान कहते किसे हैं। तो किसी वस्तु या पदार्थ की गर्माहट, गर्मी या ठंडक का माप ही क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। तापमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पदार्थ की गर्मी, ठीक है, गर्मी या ठंडक, ठीक है, गर्मी या ठंडक क्या कहलाता है? गर्मी या ठंडक, ठीक है, गर्मी या ठंडक क्या कहलाता है? गर्मी, गर्मी या ठंडक ही क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। किसी पदार्थ या वस्तु की गर्मी या ठंडक क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है, माप कहलाता है। ठीक है, तापमान क्या कहलाता है? किसी वस्तु या पदार्थ की गर्मी या ठंडक का माप ही क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। जो तापमान है, थोड़ा और 2-3 पॉइंटों को समझ लेते हैं। तापमान जो होता है ये संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक ये पैमाना है। क्या है? संख्यात्मक पैमाना होता है। ठीक है, जो तापमान होता है ये क्या करता है? कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है इसका अनुमान लगाता है। ठीक है, कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है, इसका अनुमान तापमान के द्वारा लगाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और पॉइंट लिखिएगा, ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है, ऊष्मीय ऊर्जा की ये अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये किसकी अभिव्यक्ति है? ऊष्मीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगले पॉइंट को थोड़ा समझते हैं बारीकी से कि ऊष्मा का प्रवाह। देखिए, तापमान पढ़ रहे हैं लेकिन ऊष्मा को थोड़ा समझते हैं। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में प्रवाहित होती है, मतलब जाती है। समझ में आया कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में जाती है। तो इसको भी लिख लीजिए कि ऊष्मा का प्रवाह, ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह, ठीक है, उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप में होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। ये तो इतना समझ गए कि ताप में क्या होता है कि ऊष्मीय प्रवाह की अभिव्यक्ति है, ये संख्यात्मक एक पैमाना होता है। उसके बाद से क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और जो तापमान होता है इसको हम लोग मेजर थर्मामीटर के द्वारा करते हैं। तो तापमान का मापन हम लोग किससे करते हैं? थर्मामीटर के द्वारा। अब आइए थोड़ा सा तापमान का मापन व सूत्र कैसे हम लोग निकालेंगे उसको समझते हैं। मापन वह सूत्र का हम लोग कैसे निगमन करेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि तापमान व मापन का जो सूत्र है इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, तापमान जो है, तापमान को हम लोग कितने भागों में? 4 भागों में। पहले हम लोग सेल्सियस को देखते हैं। सेल्सियस, उसके बाद से फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये इस तरह से मापा जाता है। उसके बाद से केल्विन होता है। केल्विन जो होता है इसका मतलब मूल मात्रक होता है। उसके बाद से रोमर होता है, रोमर। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को हम लोग डिग्री सेल्सियस में दिखाते हैं और फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में दिखाते हैं। ये हमारा क्या होता है? मूल मात्रक, आधारी मात्रक और फंडामेंटल यूनिट होता है। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और ये हमारा डिग्री रोमर होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है एग्जाम में, क्या कि कौन ऐसा तापमान का मापने वाला है जिसके पीछे डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये केल्विन है।
केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं किया गया है, कैपिटल के से इसको मापते हैं। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अब उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे इसके सूत्र का निगमन। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिमांक, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ वाष्पन या क्वथनांक, ठीक है। इन बातों को समझिएगा, हिमांक या जमना, ठीक है, जमना, ठीक है। तो इन बातों को आप समझना है आपको। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे डिग्री फारेनहाइट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे केल्विन लिख देता हूँ, यहाँ पे डिग्री रोमर्स। आप समझ रहे होंगे, ये डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री फारेनहाइट है, ये केल्विन है, ये डिग्री रोमर्स है। तो इसका निम्न बिंदु और उच्च बिंदु को हम लोग समझेंगे। इसके ये देखिए, ये हमारा क्या होता है, निम्न बिंदु होता है, ठीक है, इसको भी समझिएगा। निम्न बिंदु होता है, ये हमारा उच्च बिंदु होता है, ठीक है, उच्च बिंदु होता है, ठीक है। तो इस बात को समझिए, ये सब एक ही मतलब है। निम्न बिंदु कहिए, हिमांक कहिए या जमुना कहिए, ये एक ही बात है। उच्च बिंदु कहिए, वाष्पन कहिए या क्वथनांक कहिए, ठीक है, ये सभी के सभी एक बात है। तो देखिए हिमांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक फारेनहाइट में कितना होता है, तो ये होता है आपका कितना होता है, तो ये होता है आपका 32 डिग्री फारेनहाइट, 32, ठीक है, 32 डिग्री फारेनहाइट होता है। कितना होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट 32 डिग्री फारेनहाइट होता है। ये केल्विन में कितना होता है, 273, ठीक है, केल्विन होता है। ये रोमर में कितना होता है, तो 0 डिग्री रोमर होता है। अब आते हैं हम लोग उच्च बिंदु क्यों लिखते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में उच्च बिंदु कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फारेनहाइट में कितना होता है, तो ये होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। केल्विन में कितना होता है, तो 373 केल्विन होता है। और रोमर में कितना होता है, तो 80 डिग्री रोमर होता है, ठीक है। अब यहाँ से सूत्र हम लोग को निकालना है, तो थोड़ा समझिएगा। उच्च बिंदु और निम्न बिंदु, मतलब निम्न बिंदु और उच्च बिंदु के बीच में कितने भाग डिवाइड है, ठीक है। तो कितने भाग डिवाइड है, तो इसके बीच में देखिए 100 भाग डिग्री सेल्सियस के बन रहा है। उच्च निम्न बिंदु और उच्च बिंदु के बीच फारेनहाइट में कितने भाग बन रहा है, तो ये 180 भाग बन रहा है। इसके बीच में कितना भाग बन रहा है, 100 भाग। ये रोमर्स के बीच में कितना भाग बन रहा है, 80 भाग। अब देखिए सूत्र कैसे निकाला जाएगा, ये समझिए, ठीक है। हम लोग पहले डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे प्लस निम्न बिंदु को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री सेल्सियस माइनस क्या लिखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। आई होप क्लियर हो गया। और नीचे ये जो भाग दिया है, इस भाग को हम लोग लिखते चलेंगे। तो ये 100 भाग, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे डिग्री फारेनहाइट लिखेंगे, यहाँ पे 32 डिग्री फारेनहाइट लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा कितना भाग, 180 भाग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, केल्विन माइनस 273 बटा कितना, 100 भाग। यहाँ पे लिखेंगे डिग्री रोमर माइनस कितना, 0 डिग्री रोमर। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कितना, 80, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला कभी भी बराबर हो तो नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको 20 से काट देंगे। तो 20 2500, 20 9 180, ठीक है, 20 9 180, 20 2500 और 20 चौको 80। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं डिग्री सेल्सियस। अब 0 घटाने से कोई मतलब नहीं है, 5, ठीक है। और ये देखिए डिग्री फारेनहाइट, लेकिन यहाँ पे मतलब है 32 डिग्री की बात है, 32 डिग्री फारेनहाइट है, यहाँ पे 9। यहाँ पे क्या होगा, केल्विन माइनस 273 बटा 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री रोमर माइनस, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि 0 को तो काउंट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्म निकल के आ गया जहां से हम लोग किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सूत्र का निगमन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं इसी कड़ी में कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बटा 5 था, और वहां पे था कि केल्विन, ठीक है, केल्विन में क्या था ध्यान दीजिएगा, ठीक है, केल्विन माइनस 273 था, ठीक है। केल्विन में क्या था, माइनस 273 बटा यहाँ पे 5। नीचे नीचे काट देते हैं तो यहाँ ओवरऑल निकल के क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस बराबर की माइनस 273। देखिए एक फार्मूला ये निकल गया। अगर कभी भी आपको डिग्री सेल्सियस निकालना हो तो केल्विन में से 273 क्या करेंगे,
घटाएंगे घटाएंगे, ठीक है। अगर कभी केल्विन आपको निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये दोनों सूत्र आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा, मिलता है, जोड़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, घटाएंगे जोड़ेंगे, ठीक है। डिग्री सेल्सियस निकालना होगा तो केल्विन में से 273 घटा देंगे। अगर केल्विन निकालना होगा, देखिए यहाँ डिग्री सेल्सियस निकालना तो केल्विन में से घटा रहे हैं, अगर केल्विन निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले पेज पे थोड़ा हम लोग चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि जैसे जल का हिमांक बिंदु, ठीक है, जल का हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु, ठीक है, और जल का, ठीक है, जल का क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक, देखिए क्वथनांक बिंदु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को पकड़िएगा और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम, देखिए मैं तापमान के चारों मापन में आपको बता देता हूँ, निम्न बिंदु और उच्च बिंदु, मतलब कि हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु के चारों पार्ट और क्वथनांक के चारों पार्ट्स, मतलब तापमान के चारों भागों को बता देता हूं। तो अगर जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो उसको फ़ारेनहाइट में हम क्या कहेंगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी को हम लोग केल्विन में क्या कहेंगे, 273 केल्विन कहेंगे। इसी को रोमन में क्या कहेंगे, तो 0 डिग्री रोमन कहेंगे। क्लियर हो गया। उच्च बिंदु में क्या होगा, तो ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उच्च बिंदु होगा, क्वथनांक बिंदु होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे क्या होगा, 373 केल्विन, और यहाँ पे हो जाएगा 80 डिग्री रोमन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिखिएगा, ठीक है, नोट, ठीक है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के बीच जल का क्या, जल किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। जल जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जल क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन इस बात को नोट कीजिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, ठोस में बदलना चालू हो जाता है, ठीक है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होता है ये क्या होता है, वाष्प में बदलना चालू हो जाता है। वाष्प मतलब गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है इस पे जमना चालू हो जाता है, क्या हो जाता है, ठोस में परिवर्तित होना चालू हो जाता है। तो इस लाइन को भी याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच की बात हो रही है। बीच में अगर रहेगा 0 डिग्री से ऊपर और 100 डिग्री से सेल्सियस से नीचे तो जल किस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना चालू होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस में, वाष्प में परिवर्तित होना चालू हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, कुछ और डिग्री सेल्सियस को समझ लेते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जल किस अवस्था में रहता है, तो अभी कुछ देर पर पूछा जाएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जल किस अवस्था में रहेगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जल किस अवस्था में रहेगा, तो द्रव अवस्था में रहेगा। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में रहेगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे जल किस अवस्था में रहेगा, तो ये देखिए, ये द्रव व ठोस, ठीक है, ठोस दोनों अवस्था में होगा, दोनों अवस्था में रहेगा। अगर पूछ लिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो ये देखिए द्रव और गैस दोनों अवस्था में, ठीक है। मतलब मेनली आप इसको कह सकते हैं कि गैस अवस्था में रहेगा, गैस अवस्था। तो कभी कभी देखिए, मेन में जो पीछे बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जमना चालू हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस मतलब गैस वाष्प में बदलने लगता है। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है तो पूछ देता है, इस तरह से ऑप्शन देते, द्रव व ठोस। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होगा द्रव अवस्था में भी हो सकता है, ठोस अवस्था में भी हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जल जो होगा वह द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। तो कभी कभी उस तरह से क्वेश्चन बना के दे देता है, तो घबराना नहीं है, ये आपको समझते हुए प्रश्न का उत्तर देना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।